प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यांजलि खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका लिखा हुआ काव्य जिसका शीर्षक है पवन दूतिका। ध्यान दीजिएगा, हरिऔध जी का हिंदी काव्य के क्षेत्र में इतना महत्व है कि हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखने का श्रेय आपको प्राप्त है और वो पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। समझने वाली बात यह है, जब लोग ब्रज, अवधी आदि क्षेत्रीय भाषाओं में महाकाव्य लिख रहे थे तो लोग एक प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि भाई खड़ी बोली में तो काव्य लिखा ही नहीं जा सकता। तो इन्होंने सोचा कि मैं खड़ी बोली में ही लिख करके और एक महाकाव्य प्रस्तुत करता हूँ, देखता हूँ कि काव्य संसार में कितना असर पड़ता है। तो लिखा इन्होंने प्रिय प्रवास। वैसे और ढेर सारी रचनाएं हैं, थोड़ा ये आप जान रहे हैं इनका जो स्वभाव है, जिस तरीके से फोटो बनी हुई है, कुछ जानकारी आपको हो जाएगी कि कैसे होंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं कुछ ऐसी लगती हैं कि कुछ मतलब व्यंग्यात्मक कलाकारी इनमें ज्यादा थी, तीखा व्यंग्य करने में प्रसिद्ध थे। क्यों? क्योंकि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ये जो चुभते और चोखे वाला शब्द है ना, ये आप समझिएगा, ऐसी कविताएं हैं जो सीधे चुभ जाती हैं। अब किस रूप में, और चोखे का मतलब है धारदार, तो आप समझ सकते हैं कैसे लिखते हैं। फिलहाल ज्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाले इनके विषय में, जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसे पढ़ने और बताने का समय हमारे पास नहीं है। तो शुरू करते हैं। महाकाव्य को एक समझने वाली बात यह लगती है, प्रिय प्रवास शब्द पर जाइएगा, महाकाव्य का नाम है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। इसकी जो कहानी है वास्तव में भागवत पुराण से ली गई है। राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा है। जहां तक मुझे लगता है दूत काव्य लिखने में इनको यह प्रेरणा महाकवि कालिदास से मिली होगी। जहां कालिदास ने मेघदूत लिखा था, बादल को दूत बनाकर भेजा था, और वो भी नायिका के पास, उसका इन्होंने एकदम उल्टा कर दिया है। राधा जी ने दूत बनाया है पवन को और भेज दिया है कृष्ण जी के पास। समझिएगा, बड़ी बारीकी है। शीर्षक दिया गया है पवन दूतिका। अब ध्यान दीजिए, पवन तो हवा है और पुल्लिंग पद है, और दूतिका मतलब स्त्रीलिंग का हुआ, दूती हुआ। फिलहाल अगर काव्य की दृष्टि से देखें तो दोनों सही है। पवन को इन्होंने, हवा को एक दूत बना के भेजा है, जो संदेशा भेजेगा, मतलब पहुंचाएगा कृष्ण जी के पास। तो अब कुछ और चर्चा करते हैं। इस काव्य में मतलब जो आप पढ़ने चल रहे हैं, इसमें एकमात्र छंद का प्रयोग किया गया है। केवल एक ही नाम याद रख लीजिएगा, मंदाक्रांता। चार चार चरण की जो रचना है, 17-17 अक्षर रहेंगे। मंदाक्रांता छंद है। फिलहाल इसका जो परिचय है ये आप परिशिष्ट में हो सकता है मिल जाए, देख लीजिएगा। मैं जब कभी छंद की चर्चा करूंगा तो उसे देख लूंगा। अच्छा, एक और शब्द है जिसकी टिप्पणी करना बार बार मन कर रहा है, समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ लास्ट में लिखा है कि ये है कहाँ से, ये भी उसी प्रिय प्रवास से है। ध्यान दीजिए, अब प्रिय प्रवास खड़ी बोली शब्द में आता है, खड़ी बोली में लिखते हैं प्रिय प्रवास। तो अगर इसको किसी ने
अवधि में लिखा होता तो क्या नाम देता, आप सोचिएगा, बड़ा प्यारा नाम मिलता। आप ये कमेंट कीजिएगा क्या मिलता, और मैं नहीं बताऊंगा। प्रिय प्रवास को अवधि में आप ढालते तो क्या बनाते। जो इसे बता ले जाएगा उसे मैं अपने से भी ज्यादा हिंदी का भक्त समझूंगा। तो इसलिए ये सवाल आपको दे देते हैं। बहुत आसान नहीं है, बता ले गए तो तुरंत बता लेंगे, नहीं बता पाए तो 10 साल लग जाएगा। 10 साल की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरियोध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। देखिए, कृष्ण के वियोग में राधा जितनी दुखी नहीं है, उससे ज्यादा वो दूसरे को दुखों को देखकर दुखी हो जाती हैं, क्योंकि संदेश लेकर जाने वाली जो दूती है, पवन जो है, उससे कहा गया है कि अगर रास्ते में कोई भी दुखी आदमी मिल जाए तो तुम मेरा काम बाद में करना, उसके दुख को पहले दूर करना। ये मानता है। लोक सेविका राधा की उदात्त अर्थात उदार दयालु भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं। भाषा की बात करें, बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली है इसलिए कुछ कठिनाई लगेगी भी, लेकिन इतना आसान रचना है कि शायद समझे तो बहुत कुछ है। और कहानी भी बड़ी अच्छी जगह से ली गई है। ध्यान रखिए, शुरुआत करते हैं। लिखा क्या है। बैठी खिन्नायक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब शब्दार्थ बहुत कठिन नहीं है। बैठी यानी कि बैठी हुई थी। खिन्ना कृष्ण के वियोग में दुखी। यक दिवस एक दिन। वह यानी कि राधा जी गेह में महल में थी माने होना, अकेली अकेली थी। आके आंसू कृष्ण की याद के साथ साथ आंखों से आंसू आ रहे थे। आके यानी आ करके आंसू दीर्घ युगल में दोनों आंखों में थे, धरा को धरती को भिगोते भिगो रहे थे। आई धीरे धीरे से आ गई इस सदन में, इस महल में जहाँ राधा जी बैठी हैं। पुष्प सदगंध फूलों की खुशबू को ले अपने साथ लिए हुए, अर्थात फूलों की खुशबू को अपने साथ लिए हुए, यानी कि फूलों के बाग के बीच में से बहती हुई हवा राधा जी के कमरे में प्रवेश कर गई। प्रातः वाली सुबह सुबह सुपवन सुखदायक वायु, इसी काल इसी समय वातायनों से झरोखों से। इसका प्रसंग समझिए। संदर्भ हम आप बना लेंगे, वो आपका काम है। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के वियोग में बैठी हुई राधा का
चित्रण करते हुए प्रातःकालीन हवा का राधा जी के पास पहुंचने का उल्लेख किया गया है। एक दिन सवेरे सवेरे, हिंदी व्याख्या शुरू हुई विद्यार्थियों। एक दिन सुबह सुबह राधा जी अपने महल में अकेली बैठी थी। उन्हें कृष्ण की याद आ रही थी और साथ में दोनों आंखों से आंसू बरस रहे थे। लगातार बरसते हुए आंसुओं से धरती भीग गई थी। इसी समय सुबह सुबह फूलों की खुशबू से चलती हुई, अर्थात फूलों की खुशबू को लिए हुए सुबह वाली हवा झरोखों के रास्ते से होते हुए राधा जी के कमरे में आ गई, अर्थात उनके पास आ गई। काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, मंदाक्रांता, अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, और मानवीकरण। मानवीकरण वहां होता है जहां प्रकृति मनुष्य जैसा काम करती है। भाषा शुद्ध, खड़ी बोली शैली, प्रबंधात्मक। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुक्तक शैली नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक इसके सारे छंद खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक कहानी आगे बढ़ती रहेगी। जब कथा लगातार बढ़ती हुई चलती रहती है, मतलब एक पद्य का अगले पद्य से संबंध होता है, तब ऐसे काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं और ऐसी शैली को प्रबंधात्मक शैली कहते हैं। तो वैसे ये महाकाव्य है और शैली आप समझ रहे हैं, प्रबंधात्मक शैली है। गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति, लक्षणा। एक जगह थोड़ी सी व्यंजना समझ में आती है। दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे, यहाँ आंखों में दीर्घ युगल, दोनों आंखों में। तो अगर एक आंख में आंसू आता तो कोई और कारण होता, क्योंकि दोनों आंखों में आंसू आ रहे हैं इसलिए दिल का दर्द है। आंखों का दर्द होता तो एक आंख में अगर कीड़ा बैठ गया तो आंसू एक ही आंख से आते हैं। शायद समझे होंगे, इतनी बारीकी से कोई लिख सकता है तो वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। तो आज यहीं तक।